जो PLS SEM है, जो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये आम तौर पे जो या इसको कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे प्रीएम्बल्स हैं, या बहुत सारी चीजें लोगों ने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो partial least square structural equation modeling is actually an algorithm, या structural equation modeling जो है algorithm जो जो structurally सारी interactions हैं between the variables, और खासतौर पर latent variables, उनको उनके लिए structural equation modeling जो है इस्तेमाल होती है। और अगेन ये मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स का पिनेकल है, हाईएस्ट फॉर्म है। और हाईएस्ट फॉर्म का मतलब ज़ाहिर है इसके बाद भी एडवांस यहाँ से शुरू होती है। दूसरे लफ्जों में हाईएस्ट की अगर कोई पहली सीढ़ी है तो वो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग से फिर वो आगे बात निकलती है। अब स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है क्या, ये ऑलरेडी अगर आपको पता है तो वंडरफुल, अगर नहीं है तो मैं जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ जो आपके लिए कॉन्सेप्चुअली आसान रहेगा। बिलीव इट और नॉट, ये एग्जैक्टली रिग्रेशन ही है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि रिग्रेशन को आप जो है ग्राफिकली एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो कमांड लाइन के जरिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। अब PLS SEM के जो फेमस जो या SEM स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं पुराने, वो लाइक जोरस्कॉग एंड सोरबॉम, दैट दो स्वीड दैट मीन्स स्वीडन के जो लोग हैं उन्होंने ये 78, उससे भी पहले आई बिलीव 70 में उन्होंने ये एल्गोरिदम उन्होंने बनाया, और फिर उनका सॉफ्टवेयर भी है लिसरल के नाम से। अगेन वो सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से नहीं, स्टूडेंट वर्जन मिलता है बस, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर पर काम करता है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में, अंडर अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर, बट वो ज़्यादा पॉपुलर वो नहीं हुआ क्योंकि वो इसका फ्री एक्सेस अवेलेबल ज़्यादातर लोगों के पास नहीं था। Anyway, those two giant people like from Sweden, they have developed the algorithm और उन्होंने वो काम किया और स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के बाद। अब इसमें मैं चंद चीज़ें बता सकता हूँ, वो चीज़ें आपके लिए आसानी है, ये आमतौर पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और वो क्लियर करने के लिए आपके चंद चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब वो समझना ये ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग अगर रिग्रेशन जैसा है तो मैं SPSS पे क्यों नहीं रन कर लेता, या SPSS जैसे किसी और सॉफ्टवेयर पे, फॉर एग्जांपल eViews पे, या फॉर एग्जांपल स्टैटा पे, या इन सॉफ्टवेयर में मैं क्यों यूज़ नहीं कर सकता और मैं रिग्रेशन ही इस्तेमाल करके अपना काम चला लेता हूँ। तो इसमें चंद चीज़ें जो इसमें जो एक चीज़, चंद चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि लेटेंट वेरिएबल का एनालिसिस eViews, SPSS, स्टैटा या इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें, जिसमें सिंपल रिग्रेशन, सिंपल से मुराद इवन लाइक मल्टीपल रिग्रेशन यानी रिग्रेशन रन होती है, उसमें लेटेंट वेरिएबल का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। लेटेंट वेरिएबल का एनालिसिस क्या है, मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। जब भी आप अपनी डेटा फाइल बनाते हैं तो कॉलम्स में बनाते हैं। जब आप अपने डेटा फाइल को कॉलम्स में बनाते हैं, दैट मीन्स कि कॉलम में वेरिएबल्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका है डेटा एंट्री का। कॉलम में जब आप वेरिएबल्स रखते हैं तो रोज में आमतौर पे केसेस रखते हैं। केसेस स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी है जो कि साइकोलॉजी से आई है, और इसका मतलब है रिस्पोंडेंट्स, जो आम लफ्जों में है इसका मतलब है आपकी डेटा 1, डेटा 2, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, या अगर टाइम सीरीज में चले जाएं तो वो टाइम लाइन के तौर पे आमतौर पे वो रोज में होती है। तो कहने का मतलब है कि वेरिएबल्स हमेशा कॉलम्स में होते हैं, और बाकी डेट जो रिस्पोंडेंट्स है, केसेस हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारी रोज में होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हर स्टैटिस्टिक्स में, डेटा की एंट्री इस तरह होती है। अब उसमें ग्रुपिंग भी अगर है तो वो ग्रुपिंग भी रोज में आ जाती है, वो आमतौर पर कॉलम में नहीं आती, हमेशा कॉलम में वेरिएबल्स होंगे। अगर आपको थोड़ा सा डेटा के साथ अगर आप रिकॉल करें तो जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं, मैं टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ जो कि ऑल्टरनेटिव लफ्ज है इंडिकेटर्स का, और दूसरा, और वो उसके साथ यूज किया जाता है, और इंडिकेटर्स और या उनको जो है आइटम्स भी कहते हैं। और ये सारे एक्चुअली वो होते हैं जो आपके किसी क्वेश्चनर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, और वो जो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कन्वर्ज होकर, यानी किसी वेरिएबल को वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर आपका कोई कॉलम मौजूद है और जिसमें आप डेटा भरते हैं, और उस कॉलम में जब आप डेटा भर देते हैं, और उस कॉलम में जब आप डेटा भर देते हैं तो वो ऑब्जर्वेबल डेटा कहलाता है, और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल कहलाता है, ये ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर कहलाता है, ये ऑब्जर्वेबल
जो है आइटम कहलाता है। ये सारे इंडिकेटर आइटम और ये वेरिएबल इंटरचेंजेबली आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बट वेरिएबल इज अ बिगर टर्म देन इंडिकेटर एंड आइटम। एनीवे किताबें डिफरेंट इस तरह की यूज करते हैं और डिफरेंट चीजों में होता है, कभी कभी कंफ्यूज भी कर देती हैं। एनीवे तो ये ऑब्जर्वेबल कहलाता है। दूसरे लफ्जों में अगर आपने किसी कॉलम में एक्सेल में डेटा डाला तो वो ऑब्जर्वेबल है। लेटेंट वेरिएबल को आप कभी भी कॉलम में नहीं बनाते और कॉलम वहां बन नहीं सकता। लेटेंट का मतलब है कि वो हिडन है और वो नजर नहीं आता, लेकिन एज्यूम्ड है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं उसके अंदर ही जा रही होंगी। और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ऑब्जर्वेबल और लेटेंट का मतलब क्या है। अगर आपको वो चार इंडिकेटर्स किसी भी एक वेरिएबल के चार इंडिकेटर्स हैं और वो चारों इंडिकेटर्स का अगर मीन वैल्यू आप लें तो आपको लाजमी तौर पे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर डेटा फाइल वहाँ एंटर कर रहे हैं, बेशक किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाएं, तो आपको पांचवा कॉलम बनाना पड़ेगा। और पांचवा कॉलम बनाएंगे तो फिर उसमें उनकी चाहे वो एक्सेल का फंक्शन यूज कर लें इज इक्वल टू एवरेज और फिर ब्रैकेट ओपन और उसके बाद फिर आप उसको एवरेज कर लें और फिर वो एवरेज कर लेते हैं, वो चारों सेल का एड्रेस देते हैं तो वो एवरेज कर देता है। फिर जब आप अपना एनालिसिस करते हैं फिर वो चार इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं करते, वो पांचवा कॉलम जो आपने क्रिएट किया है, जो पहले नहीं था, जो आपके क्वेश्चनर में भी नहीं था, लेकिन आपने उसे मैथमेटिकली फंक्शन डाल के कैलकुलेट किया। वो कैलकुलेट जब आप करते हैं तो जब आप उसका डेटा कॉलम बना देते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो आमतौर पे ऑब्जर्वेबल कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए एक्सेल में डेटा अगर प्रिपेयर करते हैं तो एसपीएसएस में लेके जाएं, व्यूज में लेके जाएं, स्टाटा में लेके जाएं, तो उनमें ये लेटेंट वेरिएबल की इंटरैक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जब वेरिएबल ही एंटर नहीं है आपकी डेटा फाइल में तो वो एनालाइज कैसे करेगा। तो वो एनालाइज करने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, फिर हम चारों को एवरेज करके पांचवा कॉलम बनाते हैं, फिर ये एक वेरिएबल का मीन हो गया। फिर इसी तरह दूसरे वेरिएबल के अगर 8 या 9 सवाल हैं उनका एवरेज लेके अब आप टोटल कर देते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तो वो फिर दूसरा वेरिएबल का मीन हो गया। फिर इन मीन्स को आप इस्तेमाल करते हैं कि आप ये मेरा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई एक आइटम पे आमतौर पे जो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये ममनू है, इसको मना है कि किसी भी एक वेरिएबल का 3 से कम जो है वो आमतौर पे वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। अब ये मना क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे, ये लंबी है। इसके पीछे मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्वेशन है। उसमें वो लाइक इसका ताल्लुक जो है कन्वर्जेंट जो वैलिडिटी से भी है, प्लस उसका यूनिडायमेंशनैलिटी से भी है और दूसरी चीज़ों से भी है कि वो कन्वर्ज होना चाहिए किसी एक पॉइंट पे। लेकिन फिलहाल माइनर फेज होना चाहिए। फिलहाल वो एक से ज़्यादा बात अगर हो और वो एक ही तरफ डायरेक्शन हो तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। फिलहाल इसके पीछे तमहीद ही है, इस तरह समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि वो यूनिडायमेंशनैलिटी या वो हम उसको एक लेटेंट वेरिएबल के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं अगर वो सारे के सारे अगर हम लें। जितने भी स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो रिग्रेशन एग्जैक्टली हैं, लेकिन उसमें खूबसूरत बात यह है कि आप क्या करते हैं कि ग्राफिकली मॉडल डिजाइन करते हैं, जो सा पेपर पे आप अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं इसी तरह आप जो है वो मॉडल सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। ये ग्राफिक्स की वजह से स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग नहीं है, ख्याल रखिएगा। इसमें जो खूबसूरत बात यह है वो ये है कि ये लेटेंट वेरिएबल को ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है। यानी आप क्या करते हैं कि अगर आप लेटेंट वेरिएबल की एक शक्ल जो है वो आमतौर पे जो क्लासिकल स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है उसके अंदर इलिप्स के जरिए है, ओवल शेप है, तो ओवल शेप से वो जाहिर किया जाता है। और स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर में वो सर्कल भी है, ओवल भी बन सकता है, लेकिन आमतौर पे बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ आता है वो सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल जो है वो सर्कल में चारों इंडिकेटर जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो चारों इंडिकेटर्स अगर आप वो देख लें तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली वो उसकी एवरेज वैल्यू या वो सारे जिसको वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है। आपको पांचवा कॉलम इस तरह समझे नहीं बनाना पड़ता। मैं आपको जल्दी से एक यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक मॉडल दिखा रहा हूँ एसपीएसएस के अंदर और वो आप देखिए कि मैं सिर्फ आपको सिर्फ बताता हूँ कि पीएलएस एसईएम में या इसको एक्सेल के अंदर वो फर्क क्या है एसपीएसएस नॉर्मल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें ऑब्जर्वेबल और नॉन लेटेंट वेरिएबल का इंटरेक्शन क्या है। मैं यहाँ से आपको अपनी स्क्रीन दिखाने की कोशिश करता हूँ और इसमें फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस मॉडल, स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इसमें अगर मैं इस मॉडल को ले लूँ
और इस मॉडल में अगर मैं यहाँ से इसको रिड्यूस कर दूँ और इफ आई जस्ट क्लोज ओवर हियर, तो इस मॉडल में अगर आप देखें तो ये क्वालिटी अगर लिखा हुआ है, आपको मेरी स्मार्ट पीएलएस की स्क्रीन नजर आ रही है? सिर्फ एक कोई भी एक शख्स मुझे क्यू दे दे, फिर आई मूव फॉरवर्ड प्लीज। हेलो? यस सर नजर Yes, आ रही sir. है। Server. तो क्वालिटी वेरिएबल जो है ये मैंने सिर्फ ये सिर्फ मैंने सर्कल बनाया, वो मैं अभी बता दूंगा बनता कैसे है। उसके बाद ये चारों इंडिकेटर ये मेरी एक्सेल के कॉलम्स हैं, मैंने इसको ला के इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ऑटोमेटिकली अब जो भी वैल्यू एनालाइज करूंगा ये क्वालिटी के अंदर एनालाइज होगी, ये लेटेंट वेरिएबल कहलाता है। दैट मीन ये हिडन है, इसके पीछे है। दूसरे लफ्जों में ये एक्चुअली वेरिएबल है जिसके 4 इंडिकेटर्स हैं, जिसको मैनिफेस्ट वेरिएबल्स भी कहते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब है जो जाहिरी तौर पे नजर आते हैं, और जाहिरी तौर पे नजर आते हैं अगेन देखेंगे अंग्रेजी बिल्कुल वही है, ऑब्जर्वेबल्स जो है, जिन पर डेटा कलेक्ट करके आप ये तय करेंगे कि ये वो क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है और क्वालिटी की ये वैल्यू आई। क्योंकि क्वालिटी खुद इटसेल्फ डिबेटेबल है, लेटेंट वेरिएबल है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 4, अब उर्दू का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू में ये 4 मुस्तार लेके, मुस्तार दैट मीन्स कि ये 4 चीजें जो प्रॉक्सीज हैं क्वालिटी की, ये आइटम्स हैं जिस पे इसीलिए कंस्ट्रक्ट भी बनता है या स्केल बनाते हैं, ये प्रॉक्सीज के जरिए हम लेते हैं। तो ये एक फर्क है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में और जो है वो रिग्रेशन में। इसमें एग्जैक्टली यही रिग्रेशन ही है कि इसको इंडिपेंडेंट ले लेता हूँ मैं क्वालिटी को, और अगर थोड़ा सा नीचे एक्सपेक्ट को लाइक इंडिपेंडेंट ले लेता हूँ, और फिर टेक्निकली स्पीकिंग मैं इसको मीडिएशन अगर नहीं लूँ, फिलहाल इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन ये लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, CX कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, और उसके बाद ये लाइक लॉयल्टी है। तो ये सारी चीजों के साथ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि इनके पास आइटम है जिसका इसका एक आइटम है, ड्यू टू एनी रीजन वो कन्वर्ज हुआ हुआ एक ही आइटम पे। ये अगेन एक खूबी है PLS SEM की, जिसमें दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल आइटम एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन PLS, आई एम नॉट सेइंग स्मार्ट PLS, मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो सिंगल आइटम का भी एनालिसिस किया जा सकता है। एनीवे यहाँ पे फिलहाल अभी सॉफ्टवेयर के सिर्फ ये समझाना था मुझे कि क्वालिटी और ये चारों इंडिकेटर्स हैं, और इसको हम अगर आएंगे तो मैं वैसे भी एक ड्रॉ करके रफली आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए वीडियोस भी हैं, वो अभी आप देख सकते हैं कि ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें वो भी मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो विल मूव फॉरवर्ड ना, तो इसके बाद आई कम बैक एंड शेयर माय स्क्रीन अगेन।